नमस्कार प्यारे दर्शकों, तहे दिल से एसके टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। एक राजा की दो रानियां थीं। उनमें से एक रानी राक्षसी थी, पर यह रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं था। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे। अच्छी रानी के पुत्र का नाम था कुसुम और राक्षसी रानी के पुत्र का नाम था अजित। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था। वे सदा साथ रहते, हंसते बोलते खेलते जैसे सगे भाई हों। किंतु राक्षसी रानी के हृदय में काला जहर पलता था। वह एक रक्त पिपासु दानवी थी। दोनों भाइयों का यह स्नेह उसे सहन नहीं होता था। वह दिन रात इस ताक में रहती कि कब सौत के बेटे कुसुम को मारकर उसके नरम मांस का शोरबा बनाकर पी जाए। उसकी इस खौफनाक मंशा को उसका पुत्र अजित भांप चुका था, इसलिए वह कुसुम से कभी अलग नहीं होता था। मां के व्यवहार से उसे घृणा होती थी, पर वह सब कुछ चुपचाप सहता रहा। राक्षसी रानी अंदर ही अंदर घुम की तरह खदबदाती रहती। वह कुपित हो दांत पीसती। जब उसे कोई अवसर नहीं मिला तो उसने सौत यानी अच्छी रानी को अपनी दृष्टि शक्ति से धीरे धीरे दुर्बल करना शुरू कर दिया। वह उसकी शक्ति चूसती रही। अंततः अच्छी रानी का शरीर इतना कमजोर हो गया कि वह बिस्तर से लग गई। रानी की मृत्यु के बाद राक्षसी रानी ने अपने असली रूप को और भी खुलकर दिखाना शुरू कर दिया। वो न केवल कुसुम को तंग करती, बल्कि अपने ही पुत्र अजित को भी डांटती कि वो कुसुम का साथ क्यों देता है। एक दिन अजित ने कुसुम से कहा, भैया अब बहुत हो गया, हमें अब वहां नहीं जाना चाहिए। दोनों भाइयों ने राक्षसी मां से मिलना छोड़ दिया, पर राक्षसी के अत्याचार फिर भी नहीं रुके। अजित भीतर ही भीतर सब सहता रहा, लेकिन कुसुम, जो अधिक भावुक और कोमल था, धीरे धीरे भीतर से सूखने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे काले गड्ढे गहराने लगे। जब रानी ने देखा कि उसका सगा बेटा ही अब उसका विरोधी बन गया है, तो वो जल भुनकर राख हो गई। तब उसने एक घातक योजना बनाई। एक रात राजा के हाथी खाने में एक हाथी की मौत हो गई, घुड़साल में एक घोड़ा मर गया और गौशाला में एक गाय मृत पाई गई। जब राजा को यह पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। दूसरी रात जब राजमहल में जोरदार शोरगुल मचा तो राजा तलवार लेकर चौंक कर उठे और कमरे से बाहर निकले। उनकी आंखों के सामने सोने के पलंग पर अजित और कुसुम सोए हुए थे। उसी समय एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और उसने कुसुम को झपट लिया। राजा कुछ करने को ही थे कि रानी ने अपने सिर का एक केश तोड़कर राजा की ओर फेंका। केश के छूते ही राजा जड़ हो गए। न बोल सकते थे, न हिल सकते थे, बस देखते रह गए। राक्षस कुसुम को खा रहा था। राजा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे उन्हें पूछ भी न सके। उनका शरीर कांप रहा था, पर वे बैठ भी न सके। उस पल रानी ने जोर से अट्टहास किया, एक डरावनी, क्रूर, गूंजती हंसी। अजित की नींद टूट गई। उसने देखा कि कुसुम भैया पलंग पर नहीं है। वो घबरा गई, आंखें मसलता हुआ उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर पड़ी रानी के हाथ में बाला कंगन झिलमिला रहे थे और एक राक्षस कुसुम को निगलने ही वाला था। ये देख अजित का खून खौल उठा। वो चीखते हुए दौड़ा और राक्षस के सिर पर जोर से मुक्का मारा। राक्षस दर्द से चीख उठा और उसके मुंह से एक सोने का टुकड़ा निकलकर नीचे गिर पड़ा। वो गुर्राता हुआ वहां से भाग गया। राक्षसी रानी ने देखा कि उसका खेल बिगड़ गया। उसका ही पुत्र अब उसके रास्ते में खड़ा हो गया था। गुस्से में जलती हुई वो अपने ही बेटे को चबाने के लिए झपटी और उसे जबड़े में दबोच लिया। जैसे ही उसने अजित को चबाना शुरू किया, उसके मुंह से एक लोहे का टुकड़ा गिर पड़ा। वो कांप उठी, चौंकी और उस लोहे तथा सोने के टुकड़े को उठाकर महल की छत पर भाग गई। महल पर पहले से ही राक्षसों की भीड़ जमा थी। कुछ कह रहे थे, और खाऊंगा और खाऊंगा। कुछ बोले, अपने देश जाऊंगा। राक्षसी रानी ने कहा, मैं यहीं रहूंगी, तुम लोग अपने देश जाओ। ये सुनते ही सारे राक्षस झुंड बनाकर आकाश की ओर उड़े। उनकी उड़ान से महल की छत दरक गई, पेड़ पौधे हिल गए, नदी में लहरें उठने लगीं और राजा का दिल भय से कांप उठा। रानी अपने कमरे में लौटी, तिलमिलाती, कुंठित, हारी हुई। उसे चैन नहीं आ रहा था। रात भर करवटें बदलती रही। अंततः उसने अपनी जादुई आराम छड़ी और जिराम छड़ी को जलाकर आकाश में उड़ान भरी। एक नदी के किनारे वो उतरी और एक घने बांसों के जंगल में
एक जगह सोने और लोहे के टुकड़े को गाड़ दिया। इसके बाद वो निश्चिंत होकर घर लौट आई, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह राजा ने जब महल का दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गए। हर ओर हड्डियों के ढेर लगे थे। गलियारों, कमरों, यहाँ तक कि महल के द्वार तक पर हड्डियां बिखरी हुई थी। पूरे राज्य में राक्षसों ने आतंक फैला दिया था। लोगों में यह अफवाह फैल गई कि राक्षसों ने राजकुमारों को भी खा लिया है। भयभीत जनता अपने परिवार सहित राज्य छोड़ने लगी। कोई गांव नहीं बचा। हर ओर डर, मृत्यु और सन्नाटा पसरा था। राजा एकदम जड़ हो गए, जैसे जीवन ही सूख गया हो। उधर नदी किनारे एक घना बांस वन था। वहीं एक दिन एक गरीब किसान बांस काटने पहुंचा। जब वो एक बड़े बांस को चीर रहा था तो उसके भीतर से 2 अंडे निकले, एक लाल रंग का, दूसरा नीला। किसान उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा, सांप के अंडे हैं या किसी और जीव के। उसे डर लगने लगा, इसलिए उसने दोनों अंडों को जमीन पर फेंक दिया। अंडे जमीन से टकराकर टूट गए। जैसे ही लाल रंग का अंडे का खोल टूटा, वहां से एक सुंदर लाल रंग का राजकुमार निकला। उसके सिर पर मुकुट था और हाथ में नंगी तलवार। नीले अंडे से नीले रंग का वैसा ही दूसरा राजकुमार निकला। दोनों की आंखों में चमक थी और शरीर में वायु वेग। वे बिना कुछ बोले बिजली की गति से वहां से निकल गए। किसान उन्हें देखकर बेहोश हो गया। जब उसकी चेतना लौटी तो देखा अंडों के खोल अब धातु में बदल चुके थे। लाल अंडे का खोल सोने का बन गया था और नीले अंडे का खोल लोहे का। किसान ने उस लोहे के खोल से अपने लिए एक हसिया बनवाया और सोने के खोल से अपनी पुत्रवधू के लिए एक सुंदर बाजूबंद। इधर दोनों राजपुत्र, जिनका नाम था लाल कमल और नील कमल, रास्ता पार करते हुए एक ऐसे राज्य में पहुंचे जो राक्षसों के आतंक से पीड़ित था। उस राज्य में लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते थे। राक्षस रोज आकर किसी न किसी मंत्री को खा जाते थे, कभी किसी परिवार को लील जाते थे। राजा ने थककर घोषणा कर दी कि जो कोई भी जोड़ा राजपुत्र इन राक्षसों को मार गिराएगा, उसका विवाह परी जैसी जुड़वा राजकुमारियों से कर दिया जाएगा और राज्य भी सौंप दिया जाएगा। कई जोड़ी राजपुत्र आए, पर कोई नहीं लौटा। तभी वहां पहुंचे नंगी तलवारें लिए, चमकते चेहरे और तेज चाल में नील कमल और लाल कमल। वे राजा के सामने खड़े होकर बोले, हम लोग राक्षसों को मारने आए हैं। राजा को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, पर नाउमीदी में भी एक आशा की झलक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, प्रयास करो। रात का अंधेरा गहराने लगा। राजमहल का एक विशेष कक्ष तैयार किया गया जहां राक्षस प्रकट होते थे। उसी कमरे में तलवारें लिए नील कमल और लाल कमल छिपकर बैठ गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। दिए जल रहे थे। कमरा शांत था, इतना शांत कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे। समय बीतता रहा। एक पहर, फिर दूसरा, आधी रात। कोई राक्षस नहीं आया। नींद आंखों में भरने लगी। नील कमल ने धीरे से कहा, भैया मैं कुछ देर सो जाता हूं, जब मेरी बारी हो तो मुझे जगा देना, पर ध्यान रखना अगर कोई राक्षस आए और नाम पूछे तो पहले मेरा नाम बताना, अपना नाम बाद में। ये कहकर वो एक कोने में लेट गया। अब कमरे में केवल दिए की लौ थी और तलवार थामे सतर्क लाल कमल। थोड़ी देर बाद ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। लाल कमल सतर्क हो गया। धीरे से तलवार को और कसकर पकड़ लिया। कुछ परछाइयां दरवाजे के उस पार दिखीं। एक भारी आवाज आई, रोशनी बंद करो। लाल कमल ने जवाब दिया, नहीं। एक और गूंजती आवाज जो सबसे भारी थी गरज कर बोली, घर में कौन जाग रहा है रे? फिर दर्जनों आवाजें साथ गूंजी, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है? लाल कमल ने सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि गाते हुए बोला, लाल कमल से पहले नील कमल जाग रहा है और जाग रही है तलवार, जाग रहा है घी का दिया, किसका आया है काल? नील कमल का नाम सुनते ही सारा राक्षस दल 3 कदम पीछे हट गया। वे कांप गए। क्यों? क्योंकि नील कमल उसी राक्षसी रानी की कोख से पहले जन्मा था। राक्षसी रक्त उसकी रगों में बहता था
उन्हें भय था कि उसमें अब भी राक्षसों की शक्तियां छिपी होंगी। तब राक्षसों के नेता ने कहा, अगर तुम सचमुच नीलकमल हो तो प्रमाण दो। सब राक्षस चतुर थे, वे आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते थे। नेता ने कहा, तुम लोग अपने नाखून दिखाओ। लाल कमल ने नीलकमल के मुकुट को तलवार की नोक पर टांगकर दरवाजे की संधि से बाहर निकाला। राक्षसों ने दूर से देखा और बोले, बाप रे, जिसके नाखून ऐसे हैं वो तो बहुत ही भयानक होगा। फिर नेता ने कहा, देखें थूक कैसा है। अब लाल कमल ने तलवार की नोक से दिए के गर्म घी को खींचकर दरवाजे की फांक से बाहर छड़क दिया। गर्म घी से राक्षसों के रोए जल गए, वे छटपटाने लगे। एक भयंकर दुर्गंध उठी और वे सब गों-गों करते हुए पीछे हटे। थोड़ी देर बाद फिर से राक्षसों की फुसफुसाहट हुई। अपनी जीभ दिखाओ। अब लाल कमल ने अपनी और नील कमल की तलवारें दोनों दरवाजे की फांक से बाहर कर दी। राक्षसों का नेता आगे आया और दोनों तलवारों को कसकर पकड़ लिया। उसने गरज कर कहा, मैं अब तुम्हारी जीभ खींचकर उखाड़ लूंगा, सब जोर लगाओ। जैसे ही उन्होंने पूरी ताकत से तलवार खींची, तलवार की नंगी धार ने उसके दोनों हाथ काट दिए। काले रक्त की धाराएं छूट पड़ी। राक्षस नेता चीखते हुए सबके सिरों को लांघता भाग गया। कई घंटों तक सब शांत रहा। राक्षसों की कोई आहट नहीं आई। लाल कमल अब निश्चिंत होने लगा था। उसे नींद आने लगी। एक क्षण को उसकी चेतना डगमगाई और तभी उसके मुंह से अनायास निकल गया, लाल कमल जाग रहा है। और वह वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाजा धड़ाम से टूटा और दर्जनों राक्षस उस पर टूट पड़े। दिया उलट गया, कमरे में अंधेरा छा गया। लाल कमल का मुकुट जमीन पर गिर गया। वह चीत्कार कर उठा, भाई! नील कमल की नींद टूटी। उसने देखा अंधेरा है, कमरे में भारी भड़कम आकृतियां हिल रही हैं। वह उठ खड़ा हुआ, एक लंबी अंगड़ाई ली और गा उठा, आराम छड़ी विराम छड़ी, जाग रहा है रे कौन, देख जरा दरवाजे पर मेरी नींद तोड़ रहा कौन। उसके शब्दों की गूंज कमरे में फैल गई और वहां आवाज सुनते ही राक्षसों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कांपने लगे। नील कमल ने दिए को फिर से जलाया। रोशनी में जैसे ही उसकी आंखें चमकीं, उसने अपनी तलवार उठा ली और एक के बाद एक सभी राक्षसों को काट गिराया। कमरे में चुप्पी छा गई। अंततः थके हुए दोनों भाई एक दूसरे के गले में हाथ डालकर सो गए। सुबह राजा उस कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कमरे में चारों ओर राक्षसों की लाशें बिखरी हैं। बीच में दो राजपुत्र जैसे दो लाल अड़हुल के फूल चैन से सो रहे हैं। राजा की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार लगा अब इस राज्य को कोई बचा सकता है। राजा ने वचन निभाया। दोनों राजपुत्रों का विवाह परी जैसी जुड़वां राजकुमारियों ईलावती और लीलावती से करवा दिया और उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परंतु दूर एक अंधेरे महल के कोने में राक्षसी रानी अब भी जीवित थी। उसने महल में अपना कब्जा जमा लिया था। वहीं से उसने दो राक्षसी दूतों को भेजा, आई और काई, जो मनुष्य का वेश धारण करके लाल कमल और नील कमल की सभा में पहुंचे। उन्होंने झूठ बोला, हमारे राजा की छाती में कील और पीठ में कील है। जब तक राक्षसों के सिर का तेल नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। नील कमल और लाल कमल ने कहा, ठीक है, हम लाएंगे। दोनों भाई अपनी तलवारें धारदार करवाकर एक गहरे जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वह एक विशाल बरगद के नीचे पहुंचे। वहां ऊपर पेड़ पर एक बेंगा और बेंगमी नामक पक्षियों का जोड़ा रहता था। बेंगमी ने कहा, काश कोई दयालु व्यक्ति होता जो हमारे बच्चों को बचाने के लिए 2 बूंद रक्त दे देता। नील कमल ने आवाज दी, कौन बात कर रहा है पेड़ पर? हम अपना रक्त दे सकते हैं। बेंगमा नीचे आया। दोनों भाइयों ने अपनी उंगलियां चीरकर पक्षियों को रक्त दिया। बेंगमा खुशी से ऊपर उड़ गया। कुछ ही समय बाद उसके 2 चूजे नीचे उतरे। वे बोले, राजपुत्रों, आपने हमारे प्राण बचाए। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? नील कमल ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जीवित रहो। चूजों ने जिद की, फिर भी हम कुछ करेंगे।
बताओ तुम लोग जाओगे कहाँ? नीलकमल बोला, हमें राक्षसों के देश जाना है। तो फिर बैठो हमारी पीठ पर, हम पहुंचा देंगे। दोनों राजपुत्र बिंगमा बिंगमी के बच्चों की पीठ पर बैठे। वे हू हू करते उड़ चले। 7 दिन 7 रात उड़ते रहे। नदियां, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा सब पीछे छूटते गए। 8वें दिन वे एक ऊंचे पर्वत पर उतरे। पर्वत के उस पार राक्षसों का देश था। नीलकमल ने उड़ा और फिर वे राक्षसों के देश की ओर बढ़ चले। नीलकमल और लाल कमल जैसे ही मैदान के पार पहुंचे, एक भारी भरकम चीख हवा में गूंजी। हाओ माओ काओ, मानुष गंध पाऊं, पकड़ पकड़ कर खाऊं। एक झुंड राक्षस सामने से दौड़ता हुआ आ रहा था, थूक टपकाते, जीभ लपलपाते, आंखें लाल। नीलकमल ने जोर से पुकारा, नानी मां, हम आए हैं, तुम्हारा नीलकमल। इतना सुनते ही राक्षसों की सेना थम गई। फिर एक लंबी डरावनी आकृति आगे बढ़ी। झुकी कमर, विशाल जटाएं, हाथों में कांटे जैसी उंगलियां। वो थी नीलकमल की राक्षसी नानी। वो नीलकमल को देखते ही चिल्लाई, मेरा नीलू, मेरा नाती, और उसे गोद में उठा लिया। नीलकमल का चेहरा बिगड़ गया। उसके नाक में उस नानी के शरीर की दुर्गंध भर गई। राक्षसी नानी ने लाल कमल की ओर देखा और झुंझलाई, ये तेरे साथ कौन है रे? इससे क्यों इंसानों जैसी गंध आ रही है? नीलकमल बोला, नानी, ये मेरा भाई है। राक्षसी नानी को शक हुआ। उसने कहा, अगर मेरा नाती है तो लोहे की उड़द खाकर दिखा। उसने अपनी नाक से 5 लोहे की उड़द निकालकर लाल कमल की ओर फेंकी। लेकिन लाल कमल सतर्क था। नीलकमल पहले ही उसे बता चुका था। उसने असली उड़द कपड़े में छुपा ली और जेब से अपने साथ लाई सच्ची उड़द निकालकर कटर कटर चबाने लगा। राक्षसी नानी मुस्कुराई। उसे भरोसा हो गया, हाँ, ये भी मेरा ही नाती है। खुश होकर उसने दोनों को दुलार किया और अपने घर ले आई। राक्षसों का वो देश भयानक था। धरती पर चारों ओर मरे हुए जानवर, सड़े हुए मानव अंग, खून के तालाब और नोचे हुए चेहरों की दुर्गंध फैली थी। जहां देखो वहां नरभक्षी राक्षस कुलबुला रहे थे। लाल कमल कांपते हुए बोला, भाई, ऐसा लगता है जैसे सारी पृथ्वी ही उजड़ चुकी है। नीलकमल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर आग सुलग रही थी। अब इस दुनिया को इन राक्षसों से मुक्त करना ही होगा। रात होने पर सभी राक्षस अपने अपने दल के साथ 7 समुद्र पार निकल जाते, नए राज्यों में उत्पात मचाने, शिकार लाने। उसी अंधेरी रात नीलकमल ने लाल कमल को साथ लिया और राजमहल के दक्षिण में एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां उसने कहा, भैया, मेरे कपड़ों को कसकर पकड़ो। नीलकमल कुएं में उतर गया। कुछ देर बाद वो ऊपर लौटा। उसके हाथ में एक तलवार थी और एक चमकता हुआ सोने का डिब्बा। डिब्बा खोलते ही उसमें से 2 ततैये निकले। एक का नाम था जीवन काठी, दूसरे का मरण काठी। नीलकमल ने कहा, जीवन काठी में सारे राक्षसों के प्राण हैं, मरण काठी में हमारी राक्षसी नानी, उस रानी के प्राण बसते हैं। नीलकमल ने जीवन काठी को अपने पास रखा और मरण काठी लाल कमल को सौंप दी। उसके बाद जैसे ही हवा दोनों ततैयों के पंखों से टकराई, पूरे राक्षस जगत में हलचल मच गई। दूर राक्षसी रानी, जो पृथ्वी पर एक राजा को अपनी शक्ति से जड़ बनाए बैठी थी, एक झपकी में लुढ़क गई और आकाश में उड़ते राक्षस सभी तेजी से अपने देश लौटने लगे। नीलकमल ने ततैया जीवन काठी के 2 पांव तोड़ दिए। सभी राक्षसों के पैर टूट गए। फिर उसने बाकी दोनों पांव भी तोड़ दिए। राक्षस अब हाथों के बल पर रेंगते हुए आने लगे। फिर उसने जीवन काठी का सिर काट दिया। उस क्षण सभी राक्षसों के सिर कटकर लुढ़क गए। सिर्फ एक सिर बूढ़ी राक्षसी नानी का दूर से लुढ़कता हुआ आकर उनके पास भिड़ा। लाल कमल ने उस सिर को एक कपड़े में बांध लिया। मरण काठी को डिब्बे में बंद किया गया। नीलकमल ने बेंगमा बेंगमी को पुकारा। सुबह होने पर 3 माह और 13 दिन बाद दोनों भाई नीला और लाल अपने देश की धरती पर लौटे। चारों ओर जय जयकार होने लगी। राज्य में उत्सव छा गया।
जैसे ही नीलकमल और लाल कमल अपने राज्य लौटे, चारों ओर बिगुल बजने लगे। नगरवासियों को जैसे बरसों बाद सूरज दिखा हो। हर गली में ढोल नगाड़े बजने लगे। दोनों भाइयों ने दरबार में आते ही कहा, कहाँ हैं वे सिपाही जो दवा लेने आए थे? लो, ये दवा ले जाओ। पर वे सिपाही अब जीवित नहीं थे, क्योंकि वे सिपाही नहीं, राक्षस थे जो उसी दिन मारे जा चुके थे। नीलकमल ने तत्काल अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जिस राजा की पीठ और छाती में कीलें थीं, उस राज्य में ये राक्षसी नानी का सिर भेज दिया जाए। जैसे ही वो सिर वहां पहुंचा, राक्षसी रानी ने अपने वास्तविक भयावह रूप में आकार ले लिया। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें जलने लगीं और वो बोली, आई रे, काई रे, अब तो मैं नहीं बचूंगी रे। वो गुस्से से लाल पीली होकर उड़ती हुई बिजली की रफ्तार से सीधे नीलकमल और लाल कमल के राज्य में पहुंची, लेकिन वहां उसका स्वागत मृत्यु से होने वाला था। नीलकमल ने उस सोने के डिब्बे को खोला जिसमें बंद था मरण काठी। डिब्बा खुलते ही एक तेज भनभनाहट गूंजी। मरण काठी बाहर निकली और उसके पंखों की कंपन से ही राक्षसी रानी के प्राण छिन गए। वो चीख भी ना सकी, वो वहीं गिर पड़ी। उसी क्षण दूर अपने राजमहल में वो राजा जो बरसों से जड़ बना बैठा था, एकदम से चौंक कर उठ बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर अब वो हिल सकता था। आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब वो उन्हें पोंछ सकता था। वो बोला, हाय, मेरे कुसुम और अजित कहाँ हैं? प्रजाजन भी रो पड़े। चारों ओर से एक ही स्वर उठा, हमारे राजकुमार कहाँ हैं? उसी समय राजभवन के द्वार पर ढोल नगाड़े गूंजने लगे। लाल कुसुम और नील कुसुम, जो अब युवा वीर बन चुके थे, एक दूसरे के गले में हाथ डाले राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती आवाज में बोला, क्या तुम मेरे कुसुम और अजित हो? प्रजाजन एक साथ बोले, हाँ हाँ, यही है हमारे कुसुम और अजित। फिर क्या था, दो राज्यों का मिलन हुआ। राजा ने दोनों बेटों को गले से लगा लिया। नीलकमल और लाल कमल, जो अब नील कुसुम और लाल कुसुम के रूप में पहचाने गए, ने अपनी रानियों ईलावती और लीलावती के साथ दोनों राज्यों में एक साथ शासन शुरू किया। कहते हैं, वे जीवन भर न्याय, पराक्रम और करुणा से राज करते रहे और राक्षसों का नाम इतिहास से मिटा दिया गया।